हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है लीसो प्लेटफॉर्म पर। और लीसो प्लेटफॉर्म आपके लिए ले आया है अपकमिंग हरियाणा पुलिस के लिए एक बेहतरीन जो है कोर्स, जो आपको आने वाले हरियाणा पुलिस के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और हरियाणा की बेहतरीन टीम के साथ लीसो प्लेटफॉर्म ने एक कोर्स लॉन्च किया है। और इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि एक बर्गर से भी कम दाम में पर्टिकुलरली आपको कोर्स मिलने वाला है, और मात्र 31 रुपये या 31 रुपीज़ में ये आपको कोर्स मिलेगा। और अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो लीसो एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिए, और एप्लीकेशन की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में मैं जो आपका जो है सब्जेक्ट जो कवर अप करूंगा, वो कवर अप करूंगा इंडियन पॉलिटी या फिर भारतीय राजव्यवस्था। तो देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी में या पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है, और किस तरह से क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे आते हैं, और कौन कौन सा जो सिलेबस कवरेज होगा या क्या क्या चीजें मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको कवर अप करूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन तो करते हैं और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड कितना कंटेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कई बार हम समझ नहीं पाते। और कई बार हम पढ़ के तो बहुत कुछ चले जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशंस में जो जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो हम चीज़ें कई बार समझ नहीं पाते हैं। तो आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि अच्छे से लग के तैयारी करिए और फाइनली आप पेपर दें और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन ओरिएंटेड किस तरह से हम पर्टिकुलर कंटेंट को कवर अप करेंगे अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, उसकी हम बात करेंगे। तो मैं आपका जो सब्जेक्ट कवर अप करूंगा, दैट इज इंडियन पॉलिटी। तो देखते हैं आज इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में। दैट इज इंडियन पॉलिटी, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स भारतीय राजव्यवस्था। भारतीय राजव्यवस्था, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी या फिर भारतीय राजव्यवस्था में देखना है। मैं अगर मार्क्स वेटेज की बात करूं कि भाई कितने नंबर का क्वेश्चन यहां से किस एग्जाम में पूछा आता है, तो मार्क्स वेटेज अगर आप देखोगे तो जनरली आपको किसी भी एग्जामिनेशंस में अगर आप बैठते हो और अगर वहां जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, तो जनरली आपको 6 से 8 नंबर तक के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स 6 to 8 मार्क्स ऐसे होते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आपने पॉलिटी सब्जेक्ट को ईमानदारी से पढ़ लिया तो ये 6 से 8 नंबर जो है ना, ऊपर से कोई भगवान भी नीचे आ जाए ना तो भी आपसे कोई नहीं छीन सकता। और ये 6 से 8 नंबर आपको एग्जाम में पक्का आप सही करके आओगे अगर आपने ईमानदारी से ध्यान से इसको पढ़ा है। तो पॉलिटी में वेटेज की अगर बात करें तो अप्रॉक्स 6 to 8 मार्क्स का जो वेटेज में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पॉलिटी सब्जेक्ट्स में हम पढ़ते क्या है ना। क्योंकि एक पॉलिटी होती है और एक पॉलिटिक्स होती है ना। एक राजव्यवस्था होती है, एक राजनीति होती है। तो हमें राजनीति पढ़नी है कि हमें राजव्यवस्था पढ़नी है, तो एक डिफरेंस समझते हैं कि आखिर दोनों में क्या होता है। और इसी में बात आती है संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आखिरकार बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इन बेसिक बातों को हम समझते हैं और ये देखते हैं कि आखिरकार हमें कौन कौन सी चीजें हम इसके अंदर हम कवर अप करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस तरह की चीजें होती हैं, और पॉलिटी में या राजव्यवस्था में हम पढ़ते क्या हैं और समझते क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इसी को आप कहते हैं संविधान, दिस कॉल्ड एज संविधान, या इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम संविधान वर्ड को ब्रेक करें तो यहां पर अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो आपको एक वर्ड मिलता है सम और एक वर्ड मिलता है विधान। सम और विधान। सम मीन्स वी कैन कॉल्ड एज इक्वल या फिर बराबर, ठीक है। और विधान का मतलब हो गया लॉ हो गया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूल, रूल, ठीक है। अब देखिए, संविधान का मतलब क्या हुआ, ऐसे नियम कानून, ऐसे जो है नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स या नियम कानून जो सभी लोगों पर, देश के सभी नागरिकों पर, सभी लोगों पर एक समान तरीके से लागू होते हैं। इस पर्टिकुलर नियम कानून या स्टैंडर्ड्स को हम बेसिकली क्या कह देंगे, संविधान, या फिर सम प्लस विधान वर्ड से बना हुआ। इक्वल मतलब सभी लोगों के लिए एक समान, और लॉ का मतलब नियम कानून। तो ऐसे नियम कानून जो देश में सभी लोगों पर जो है एक समान तरीके से लागू होता हो, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, संविधान। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई संविधान की आखिर हमें जरूरत क्या है, ठीक है। और आखिरकार हमें नियम कानून की जरूरत क्या होती है, और आखिर हमें लॉस की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या हम बगैर नियम कानून के अपनी जिंदगी नहीं काट सकते, क्योंकि संविधान नहीं था तो उससे पहले भी तो हम लोग जिंदा थे। लेकिन संविधान जब नहीं था देन उस समय हमें बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी। अंग्रेज हमको बहुत प्रताड़ित करते थे, बहुत हमें परेशान करते थे, सारी चीजें थी। ये संविधान ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें इतनी पावर देता है कि आज के डेट में अगर हमें कोई चीज सरकार की नहीं पसंद आती है तो हम आराम से उसका विरोध कर सकते हैं। आप सड़कों पर जाकर रैली कर सकते हो। देखिए, अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने किसान बिल पास किया है,
और जो है अगर उसमें कुछ बिल में फ्लॉज है, कुछ कमियां हैं, तो हम उसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया ने देखा होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐतिहासिक सीरीज जो है वो जीती है। तो सीरीज जीती है तो हम खुशी के मारे क्या कर सकते हैं, झंडा लेके सड़कों पर दौड़ सकते हैं, है ना, अपनी अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं। सरकार हमसे जो है हमारे जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकती। ये जो सारे जो राइट्स आपको मिलते हैं, सारे जो अधिकार मिलते हैं, ये आपको संविधान ही दिलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही दिलाता है। ठीक है, तो ये जो सारे अधिकार मिलते हैं वो हमें यहाँ से मिलते हैं। और नियम की जरूरत क्यों होती है, लॉस की जरूरत होती है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप ट्रैफिक पुलिस में या फिर ट्रैफिक में आप यात्रा करते हो, या फिर ट्रैफिक पे आप जाते हो और सड़क पर यात्रा कर रहे होते हो, देन उस केस में ट्रैफिक के कुछ नियम कानून होते हैं, यातायात के कुछ नियम कानून है कि भाई रेड लाइट जल जाएगी तो रुक जाना है, ग्रीन लाइट हो गई तो आगे बढ़ना है, ठीक है, और राइट साइड चलना है या लेफ्ट साइड चलना है, ऐसे कुछ नियम कानून है। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मानिए ये नियम कानून थोड़ी देर के लिए खत्म कर दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि भाई 1-2 घंटे के लिए कोई नियम कानून नहीं होगा, जिसको जैसे मन करे जाओ। क्योंकि कई बार रेड लाइट पर जब हमें गाड़ी रोकना पड़ता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। हम कई बार कहते हैं, पुलिस कहती है हेलमेट लगा के चलो, बड़ी टेंशन होती है। और हमें से आधे से ज़्यादा लोग हेलमेट इसलिए लगा के चलते हैं, इसलिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए इसलिए लगा के चलते हैं कि चालान ना कट जाए। तो पुलिस ने आपको पूरी छूट दे दी कि भाई देखो अब कोई नियम कानून नहीं, जिसका जैसा मन करे चलो, तो क्या होगा, सिस्टम में पूरी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कोई इधर से गाड़ी बढ़ाएगा, कोई इधर से गाड़ी बढ़ाएगा, सारे आपस में भिड़ देंगे गाड़ी, और ना किसी को इधर जाने को मिलेगा ना किसी को इधर जाने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और यहीं आपके पास ट्रैफिक के कुछ रूल्स है, नियम कानून है, तो आपका सिस्टम बहुत स्मूथली चलता है, आप आराम से सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह से एक कंट्री को, एक देश को एक स्मूथ तरीके से, एक आसान तरीके से, एक अच्छे तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, उसको हम बहुत अच्छे से तरीके से चला सकें, तो इसके लिए जरूरत पड़ती है हमें संविधान की। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो बेसिकली दिस इज अ लैटिन वर्ड। ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये कंस्टिट्यूटर वर्ड है, और इसका मतलब होता है आपका शासन करने का नियम। इसका मतलब आपका होता है शासन करने का नियम, या फिर शासन करने का नियम, या फिर आप इसको सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू रूल, या एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्टर, शासन करने का नियम। किसी कंट्री में आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, किसी देश के अंदर आपको शासन करना है, रूल करना है, तो उसका जो करने का प्रिंसिपल है या नियम कानून या जो सिद्धांत है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड, एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, शासन करने का नियम। और हिंदी में अगर हम पढ़ें संविधान, तो इसको हम कहते हैं सम प्लस विधान। दैट इज एक ऐसे नियम कानून जो देश में सभी लोगों पर एक बराबर तरीके से लागू होता हो, दैट इज कॉल्ड एज संविधान। ठीक, संविधान की अगर हम बात करें तो हमारे देश में किसी भी धार्मिक किताब से, चाहे वो गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, किसी से भी बड़ा देश के लिए सबसे बड़ा होता है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा देश में कोई भी नहीं है। अगर राष्ट्रपति साहब कुछ गड़बड़ करते हैं, प्रधानमंत्री साहब कुछ गड़बड़ करते हैं, या अगर सुप्रीम कोर्ट भी इवन कुछ गड़बड़ करता है, तो उनको गलत काम करने से कौन रोकता है, देश का संविधान। ये संविधान ही जो हमारे देश को एक पूरी तरह से आपस में बांध के जो है वो रखा हुआ है, आपस में यूनाइट करके रखा हुआ है। अदरवाइज अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो हम लोग पूरी तरह से बिखर गए होते। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही इतनी ज्यादा पावर दे रखा है हम लोगों को कि हम लोगों के साथ कोई भी गलत जो है काम देश में नहीं हो पाता, और हम आराम से तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, इसी कॉन्स्टिट्यूशन का, इसी संविधान का जो व्यवहारिक रूप होता है, इसी का जो बिहेवियरल फॉर्म होता है, दैट इज कॉन्सिडर्ड, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल सिस्टम या राज व्यवस्था, इसी को पॉलिटी कहते हैं। तो संविधान का जो व्यवहारिक रूप है, इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, राज व्यवस्था या फिर पॉलिटी। पॉलिटिकल सिस्टम में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम हम ये पढ़ते हैं कि हमारे देश में किस तरह से जो विधायिका है, कार्यपालिका है या न्यायपालिका है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब अगर 2014 से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने 2020 तक किस किस तरह का काम किया, उन्होंने कौन से बिल पास की, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, प्रधानमंत्री क्या है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज क्या होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, एडवोकेट जनरल क्या होता है, ठीक है, कैग आपका हो गया कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको महाभिलेखा हम कहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना शुरू कर दें, इनके बारे में पढ़ें, तो ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ये बेसिकली पढ़ते हैं हम राज व्यवस्था के अंदर या पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जो है एक ऐसे नियम कानून जो देश में सभी लोगों के लिए इक्वल फॉर्म में, समान तरीके से सभी पर बराबर लागू होते हैं, दैट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी का जो व्यवहारिक रूप होता है, जिसके अंदर जो है पॉलिटिकल सिस्टम या फिर जो है आपकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को पढ़ते हैं, तो बेसिकली किसके अंदर आ जाता है, राज व्यवस्था के अंदर या फिर
इसके अंदर, ठीक। अब हमें पढ़ना है इंडियन पॉलिटी, तो भारत के अंदर आखिरकार राज्य व्यवस्था को किस तरह से गवर्न किया जाता है, किस तरह से चलाया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए कुछ और इसमें पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वन। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक हमें ये समझ में आया कि भाई किसी भी देश के लिए कहीं ना कहीं कुछ नियम कानून ऐसे जरूरी होते हैं, और उन्हीं नियम कानूनों की वजह से हम पूरे देश को जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलाते हैं, और एक अच्छे तरीके से हमारा देश चलता है, और सभी लोग अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से करते हैं और अपने अपने विकास के लिए काम करते रहते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं आपके घर के अंदर का कोई नियम कानून है कि मान लेते हैं आपको सुबह 5 बजे उठना है, रात में 10 बजे सो जाना है, सुबह का ब्रेकफास्ट आपको 8 बजे करना है, दोपहर का लंच 2 बजे करना है, या रात का डिनर आप 8 बजे कर लेते हो। ये आपके घर का कुछ नियम कानून है। ऐसे ही पड़ोस वाले घर में भी कुछ नियम कानून होगा, उसके यहाँ पता चलता है रात को 11-12 बजे खाना खाते हैं, 2-3 बजे तक पिक्चर देखते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, उसके यहाँ ऐसा कुछ चलता है। अगर मैं आपके घर के नियम कानून को पड़ोस वाले घर के नियम कानून पर थोप दूं, या पड़ोस वाले घर में थोप दूं कि भाई तेरे को भी अब यही करना है, तो पड़ोस वाले के यहाँ वो सिस्टम फेल हो जाएगा, वो नियम कानून फेल हो जाएगा, क्योंकि पड़ोस वाले के यहाँ उसका रहन सहन, उसका रहने का तरीका, उसके यहाँ सारा सिस्टम अलग है। तो उसके लिए ये नियम कानून जो हमारे वाले हैं वो उसके लिए सही तरीके से काम नहीं करेंगे, और उसके घर का नियम कानून आपके घर पे थोप दिया जाए तो आपके यहाँ फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो संविधान में जो नियम कानून बनाए जाते हैं, ये किसी कंट्री विशेष या किसी देश विशेष या किसी स्पेशल क्षेत्र या एरिया को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अमेरिका का संविधान होगा बहुत अच्छा, लेकिन अमेरिका के संविधान को, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप भारत में लागू कर दीजिए तो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के लोगों को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया। हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, और हमारे देश में संविधान जो है वो हमारे देश के लोगों को ध्यान में रख के जो है वो बनाया गया। आपको कहीं रिलीजियस फ्रीडम भी मिलती है, धार्मिक स्वतंत्रताएं भी मिलती हैं, अलग अलग तरह की स्वतंत्रताएं हैं, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की भी बात की गई है, जिसमें हम माइनॉरिटीज़ के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारी कंट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमारे देश का संविधान बनाया गया। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, बहुत अच्छा संविधान है। लेकिन अगर हम अपने देश के संविधान को उठा के अमेरिका में लागू कर दें तो अमेरिका में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी फेल हो जाएगा, या यूएस का हमारे यहाँ लागू कर दें तो हमारे लिए फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है तो किसी स्पेशल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, किसी क्षेत्र विशेष में, उस एरिया के लोगों को ध्यान में रख के उसको बनाया जाता है, और वो केवल वहीं के लिए अच्छे तरीके से काम कर सकता है। कहीं का संविधान उठा के कहीं भी लागू कर दोगे तो नहीं चल पाएगा सिस्टम। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखिए। अब थोड़ा सा संविधान में कई बार ऐसा डाउट होता है कि सर भाग क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, और अनुसूचियां क्या होती हैं। कई बार हम पूरा पॉलिटी का सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं या राज्य व्यवस्था पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने को लास्ट तक यही नहीं समझ में आता कि अच्छा अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, भाग क्या होता है, और अनुसूचियां क्या होती हैं। हम इसी में घूमते रहते हैं। तो थोड़ा सा आप देखिएगा, यहाँ से हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज आप मार्केट में कोई बुक परचेज करते हो, बाजार में कोई किताब खरीदते हो, तो किताब में आपने देखा होगा, बुक में आपने देखा होगा, आपके पास रहते हैं चैप्टर्स। बुक में आप देखने को मिलेंगे आपको चैप्टर्स, या फिर इन्हीं को हम लेसन्स कह सकते हैं। चैप्टर्स ही आपके लेसन्स हो गए, ठीक। और आपने देखा होगा हर चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स चलते हैं, है ना, ये सब टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स चलते हैं कि भाई ये बातें इसमें बताई गई। फिर ऐसे चैप्टर नंबर सेकंड आएगा, चैप्टर का नाम लिखा होगा, फिर उसके अंदर कुछ बातें चल रही होंगी, ऐसा आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही हमारे देश के लिए हमारे पास जो बुक है, उस बुक को, देश को चलाने के लिए जो बुक है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुक को भाई हम नाम देते हैं संविधान। ऐसी हमारे पास एक संविधान वाली किताब, बहुत आसान भाषा में हम चीजें समझेंगे, हमें कोई ट्रिकी लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, हम ऐसी आसान भाषा में समझेंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए हम आराम से कर सकें, ठीक। तो संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान वाली किताब में जो आपकी बुक में जो चैप्टर के नाम से रहता है, संविधान में उसी को भाग कहा जाता है। बहुत ही आसान, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको भाग कहते हैं, पार्ट कहते हैं, भाग कहते हैं। हमारे किताब में होता है चैप्टर या लेसन, और संविधान में इसी को हम क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। जैसे ओरिजिनली अगर हमारे संविधान में देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग से, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में 22 भाग या शुरुआत में 22 पार्ट्स देखे गए थे। तो शुरुआत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 22 भाग या 22 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। अब यहां पर जो हमारे पास सब टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो इन्हीं भाग के अंदर कुछ टॉपिक्स जो लिखे होंगे, इनको हम लोग नाम देते हैं अनुच्छेद के नाम से। दीज आर कॉल्ड एज आर्टिकल्स। इन्हीं को हम आर्टिकल्स कहते हैं, या फिर फ्रेंड्स नाम देते हैं अनुच्छेद। इनको हम क्या कहेंगे, अनुच्छेद कहेंगे। ओरिजिनली शुरुआत में अगर संविधान की अगर हम बात करें तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वी आर हैविंग 395 आर्टिकल्स, 395 अनुच्छेद,
आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ओरिजिनली हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने बुक में कभी ध्यान दिया हो, नोटिस किया हो, तो बुक में कुछ एक्स्ट्रा पेजेस लगे रहते हैं जिसमें अपेंडिक्स वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बुक के अंदर लिखी रहती है, जिनको हम जनरली कभी पढ़ते नहीं है। या विकीपीडिया पर जैसे आपने देखा होगा, ऑनलाइन विकीपीडिया पर आप कोई पेज पढ़िए तो वर्ड्स के ऊपर कई बार ब्लू कलर में हाइपर लिंक में कुछ नंबर पड़े होते हैं। उन नंबर पर कभी आप क्लिक करिए तो वेबसाइट आपको नए पेज पर रूट करती है और उस शब्द के बारे में बहुत डिटेल में बातें बताती है। तो ऐसे ही संविधान वालों ने क्या किया है, कोई ऐसी जगह जहां हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी चीज से जुड़ी हुई देनी है, तो उसके लिए संविधान वालों ने कुछ एक्स्ट्रा पन्ने लगा रखे हैं और उन्हीं एक्स्ट्रा पन्नों को हम नाम देते हैं अनुसूचियां, या इनको हम कहते हैं स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स या फिर इनको हम नाम देते हैं भैया आपकी अनुसूचियां। अनुसूचियां संविधान में शुरुआत में हमारे पास जो स्केड्यूल्स थे, अनुसूचियां थी, वो शुरुआत में 8 अनुसूचियां हमारे देश में ओरिजिनली देखी गई थी। तो ये जो फ्रेंड्स अभी मैंने नंबर लिखा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत के समय इनिशियल टाइम में ये देखा गया था। समय के साथ साथ बदलाव होता गया, अमेंडमेंट होता गया, संशोधन होता गया और ये हमारे पास भाग 22 से बढ़ के प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हैं 25 पार्ट या 25 भाग हैं। वैसे हुए तो थे 26, बट 7 पार्ट वाज डिलीटेड। वो क्यों डिलीट हुआ हम आगे चल के पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। तो 7वां भाग डिलीट कर दिया गया था, इसलिए वैसे तो नंबर 26 हो गया था, लेकिन अब हमारे पास कितना है, 25 भाग आपको देखने को मिलेंगे। संविधान में जो चीजें बनाई गई, शुरुआत में जो आर्टिकल्स डाले गए, उन आर्टिकल्स में समय समय पर हमने कुछ बदलाव किए, कुछ अमेंडमेंट्स किया है। संविधान ये हमें अधिकार देता है कि अगर हमें कुछ नया कानून जोड़ना है या कुछ कम करना है तो हम अमेंडमेंट प्रोसेस के जरिए, संशोधन प्रक्रिया के जरिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं और इसके तहत हम कुछ नए अनुच्छेद जोड़ सकते हैं। तो 395 से अगर आप देखोगे तो इसमें बाद में बहुत सारे आर्टिकल्स जोड़े गए हैं। नंबर याद रखिएगा फ्रेंड्स, आज भी 395 है, लेकिन मैं अगर ABCD या काखा गाघा को जोड़कर देखूं तो यहां पर आपको अप्रॉक्स जो अनुच्छेद जो वो देखने को मिलते हैं, दैट इज 470। 470 मैंने इसलिए लिखा है, अराउंड 467 थे और रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने जो किसान के जो 3 बिल पास किए थे, उन तीनों बिलों को अगर मैं ऐड कर दूं तो अराउंड 470 मेरे को देखने को मिलते हैं। ये नंबर कभी नहीं पूछा था एग्जाम में नंबर ये आता है कि संविधान में ओरिजिनली कितने आपको आर्टिकल्स के नंबर देखने को मिलते हैं। तो नंबर फ्रेंड्स याद रखिएगा 395 है, ठीक है। ABCD करके ये 470। ABCD का मतलब क्या हो, थोड़ा सा यहां देखिएगा। जैसे हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कही जा रही है, जीवन, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कही जा रही है, ठीक। तो एक तो ये अनुच्छेद हो गया, ठीक। इसी में हमने बाद में 21A हमने जोड़ दिया, ये 21 का हमने जोड़ दिया, जिसमें हमने कहा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। एक जो छोटा बच्चा है, 14 साल से कम का बच्चा है, तो 6 से 14 साल के बच्चे के लिए बेसिक एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा है, वो अनिवार्य है, वो उसका एक फंडामेंटल राइट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। आगे हम पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के अंदर आता है। तो इस चीज को बाद में जोड़ा गया और इस चीज को 2002 में जोड़ा गया, 2002 में ऐड किया गया। तो अगर आप इस तरह से देखो तो इसको मैं 2 आर्टिकल काउंट करता हूं, 1 और 2। तो अगर मैंने इसको 2 आर्टिकल काउंट किया तो नंबर बनेगा 470। ऐसे ABCD काखा काखा को जोड़ दूं। लेकिन अगर मैं नंबर पढ़ूं, नंबर वाइज इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कितने हैं, देन फ्रेंड्स नंबर याद रखिएगा, देयर इज 395। तो 395 अनुच्छेद हैं। अब हम बात करते हैं अनुसूचियां की। अनुसूचियां क्या है, कुछ एक्स्ट्रा पेजेस हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेंशन है। और मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, संविधान का पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो इसमें बताया गया है, अभी हम पढ़ेंगे भी इसको, ये भारत राज्यों का संघ है और भारत में राज्यों का नाम पहली अनुसूची में रखा गया है। स्टेट्स नेम्स विल बी इन फर्स्ट शेड्यूल, और पहली अनुसूची में राज्यों के नाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं अनुच्छेद 1 में सभी राज्यों के नाम, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखूं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता। तो संविधान वालों ने क्या दिमाग लगाया, अगर आपको राज्यों के नाम पढ़ने हैं कि भाई हरियाणा भारत का राज्य है कि नहीं है, राजस्थान भारत का राज्य है कि नहीं, दिल्ली भारत का राज्य है कि नहीं, तो उस चीज को पढ़ने के लिए आप क्या करो, अनुसूची 1 के पन्ने पलटना शुरू कर दो। और अनुसूची 1 के पेजेस में जब आप जाके पढ़ोगे तो वहां आपको ये मिलेगा कि भाई किस किस स्टेट का नाम है। अगर हमारे स्टेट का नाम अनुसूची 1 के अंदर है तो भारत के राज्य का हम हिस्सा होंगे, इंडिया का हम एक स्टेट होंगे, और अगर नहीं है तो नहीं होंगे। तो यहां से इनडायरेक्टली मैं अगर कहूं तो आपकी कॉल फॉरवर्ड कर दी जाती है अनुसूची 1 में। तो जब कभी भी आपकी किसी कॉल आर्टिकल में कॉल आपकी फॉरवर्ड की जाएगी तो आपकी कॉल कहां पहुंचेगी, अनुसूचियों में, और वहां आप डिटेल में उस बात को पढ़ लोगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा।
तो ये यहाँ आपको याद रखना है। अब हम अनुसूचियों का नंबर, बाद में इसमें 4 अनुसूचियां हमने समय समय पर जोड़ दी और टोटल अनुसूचियों का जो संख्या है अब आपको 12 देखने को मिलती है। तो प्रेजेंटली वी आर हैविंग 12 शेड्यूल्स, या 12 अनुसूचियां जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है फ्रेंड्स, वर्तमान समय में हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में वी आर हैविंग टोटल 25 पार्ट्स, नंबर वाइज देखें 22 पार्ट्स। अनुच्छेदों की संख्या की अगर बात करें तो 395, नंबर वाइज ABCD काखा काखा काउंट करें तो 470, और अनुसूचियों के नंबर की अगर बात करें तो 8 से, और 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ दी गई, कितनी हो गई 12। तो कई बार पेपर आसान बनता तो यही पूछ लिया जाता है, वर्तमान समय में भारत में कुल अनुसूचियां कितनी, क्या होगा आंसर फ्रेंड्स, 12। क्वेश्चन एग्जाम में आया, भारत में शुरुआत में जब संविधान बना था तो उसमें कितनी अनुसूचियों को रखा गया था, 8, या फिर कितनी अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, 4। वैसा भी पूछा क्वेश्चन पूछे, हम कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट वन, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें बेसिकली इस किताब को पढ़ना है, ये किताब तो हम पढ़ ही रहे हैं, है ना, ये किताब तो हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं, हमें ये किताब पढ़ना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। और ये भारतीय संविधान जो है आपको एग्जामिनेशंस में 6 से 8 नंबर बिल्कुल फ्री के दिलाएगा। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ते हो तो मैं ये आपको गारंटी दिलाता हूं, आप एक एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में करके आओगे और आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से पढ़ेंगे जिससे हमको रटना ना पड़े, है ना, इस तरह से हम पढ़ेंगे कि हमारे टिप्स पर, अगर मैं पूछूं आर्टिकल 5 में क्या तो फटाफट बताओगे, 11 में क्या है फटाफट बताओगे। आपको अनुच्छेद के नंबर बिल्कुल टिप्स पर होंगे, आपकी जबान पर होंगे, और आपसे कभी कोई उठाकर भी पूछे ना कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो आप कभी किसी पड़ोसी का नाम नहीं बताते हो, अपना ही नाम बताते हो। कोई जगह आके पूछे भाई तेरा नाम क्या है, तो अपने नाम की जगह पड़ोसी का नाम नहीं बताएंगे। वैसे कोई सो भी रहे होगे ना, तो जगह के पूछेगा अनुच्छेद 2 में क्या है, तो तुरंत बताओगे भारत में, बाहर के किसी क्षेत्र को भारत में मिला सकते हैं। 10 में पूछेगा क्या है तो आप फटाफट बताओगे। तो इस तरह से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें कवर अप कराऊंगा जो पुलिस के पेपर में कई बार देखी जाती हैं, उसके मैं बात करता हूं क्या है। तो हमारे देश में संविधान की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ, ये मूल विधि होती है और सारी चीजें इसी के हिसाब से चलती है। लेकिन देश को एक बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए हमने कुछ और भी अलग से नियम कानून बना रखे हैं, जैसे आईपीसी। पुलिस का पेपर दे रहे हैं, आईपीसी का नाम हमें जरूर पता होगा, दैट इज इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता। ये क्या होता है, इसका प्रयोग करती पुलिस। पुलिस हमें पकड़ने के बाद हमारी खातिरदारी कितनी अच्छे से करेगी, वो खातिरदारी करने का जो नियम कानून है, जो सारी पावर है, वो आईपीसी के सेक्शंस में, आईपीसी की धाराओं में मेंशन होता है। तो मैं जब एक बार हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको आईपीसी की कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं कराऊंगा, जो आप हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस या पुलिस से जुड़ा हुआ कोई भी पेपर आप दोगे तो आपको पुलिस के पेपर में धाराएं जरूर देखने को मिलेगी। तो पॉलिटी में क्वेश्चंस तो आते ही इस तरह से कि भाई राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री क्या, ये सब तो आता ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस वन आपसे आईपीसी के सेक्शंस भी, धाराएं भी पूछी जाती हैं, तो हम कुछ धाराओं को भी पढ़ेंगे। तो आईपीसी की धाराओं का प्रयोग कौन करता है भाई, पुलिस इसका प्रयोग करती है। इसको भारतीय दंड संहिता या इंडियन पीनल कोड कहते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं फ्रेंड्स भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। इसी तरह से पुलिस हमारी खातिरदारी करने के बाद हमको जब कोर्ट के अंदर पेश कर दिया जाएगा, कोर्ट में हमारे खिलाफ कार्रवाई किस तरह से चलेगी, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी, उसके लिए यूज किया जाता है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, या इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कहते हैं। और ये जो है आईपीसी के जो सेक्शंस है, ये अंग्रेजों ने 1860 के समय में बनाए हुए थे, इन्हीं धाराओं का हम प्रयोग कर रहे हैं। और सीआरपीसी 1861 में बनाया गया था, लेकिन वर्तमान समय में हम 1971 में अमेंडमेंट के बाद जो धाराएं हैं उसको हम प्रयोग कर रहे हैं, और इसका यूज करती है कोर्ट, है ना। तो कोर्ट में जो कार्रवाई चलती है, कोर्ट में आपको जो सजा वगैरह सुनाई जाएगी, उस कोर्ट में पर्टिकुलर कोर्ट जो जज साहब हैं वो कौन सी किताब के हिसाब से आपको सजा सुनाते हैं, वो सीआरपीसी के हिसाब से सुनाते हैं, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पुलिस आपको पकड़ने के बाद आपकी खातिरदारी कितनी अच्छे से करेगी और कितनी बेहतरीन खातिरदारी होगी, वो डिसाइड करता है आईपीसी के कौन कौन से सेक्शंस आप पर लगाए गए हैं, और उसके हिसाब से ये चीजें देखी जाती हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कोर्ट जो होता है वो अंधा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कानून की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, ठीक है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। कोर्ट के सामने जिस चीज को प्रूफ कर दिया गया वही चीज सही है, और कोर्ट के सामने जो चीज को गलत प्रूफ कर दिया गया वही गलत है। कोर्ट कभी इमोशंस पर नहीं चलता है, कोर्ट हमेशा जो गवाहों और सबूतों पर चलता है। जो कोर्ट में दलीलें दी जाती हैं गवाह और सबूत के हिसाब से चलेगा। जज को पता है अपने अंदर से कि भाई ये बंदा सही है, इसने क्राइम नहीं किया है, लेकिन अगर सबूत और गवाह आपके खिलाफ हैं तो मजबूरी में जज साहब आपको सजा सुना देंगे। अगर जज साहब सजा नहीं सुनाएंगे तो जो किताब जज साहब पढ़ के आपको सजा सुनाने जा रहे हैं वही किताब सामने वकील भी पढ़ता है, और जज साहब अगर गलत सजा सुना देंगे तो वकील खून भी जाएगा कि साहब ये देखो सीआरपीसी की ये किताब है, इस किताब में ये सबूत हैं और ये जो है यहाँ गवाह है, सारी चीजें हैं, और आप इसको सजा क्यों नहीं सुना दे रहे हो, तो जज साहब का खून पी जाएगा।
और आपने देखा होगा अक्सर पुलिस वालों से जनरली वकील वाले जो है, वकील वाले पुलिस वालों से जनरली नहीं भिड़ते हैं। क्यों? पुलिस वाले पढ़ते हैं आईपीसी की धाराएं, और वकील दोनों पढ़ के आता है। वकील आईपीसी भी पढ़ता है और सीआरपीसी भी पढ़ता है, तो कानून की भी सारी वो बातें जानता है, और जज साहब वाला जो कोर्ट में काम चलता है वो भी जानता है। इसीलिए दोनों महकमे वाले जो है एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते हैं, आपस में भिड़ते उठते नहीं कभी। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपका पुलिस का एग्जामिनेशन है, देन मोस्ट ऑफ द पुलिस एग्जामिनेशंस में आईपीसी सीआरपीसी का आता, बट थोड़ा सा हम ये भी पढ़ लेंगे। तो आईपीसी और सीआरपीसी के सेक्शंस और धाराएं ये मैं आपको कवर अप कराऊंगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस वन, कॉन्स्टिट्यूशन तो हम एक बेहतरीन तरीके से करेंगे। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन हम ऐसे बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, दोबारा हम किसी भी एग्जामिनेशंस में बैठेंगे तो दोबारा हमें पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इतने बेहतरीन तरीके से हम तैयार करेंगे। ठीक है, अब चलिए कुछ और देखते हैं इसमें ना। और इस बार बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल आग लगा देना आपको हरियाणा पुलिस के पेपर में, है ना, कि कुछ भी हो जाए, करो या मरो वाली कंडीशन है। और बिल्कुल इस बार हमें बेहतरीन तरीके से, इतने जम के हम तैयारी करेंगे, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे कि इस बार हमें पक्का सिलेक्शन लेना है। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा इंडियन टीम जो अभी रिसेंटली जो है ऑस्ट्रेलिया में थी, ऑस्ट्रेलियन टूर पर थी टेस्ट मैचेस में। इंडियन टीम फर्स्ट मैच में आपने देखा होगा फ्रेंड्स 36 पर ऑल आउट हो गई, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भारतीय टीम बाउंस बैक करेगी और एक सीरीज जीत जाएगी। और एक ऐसा टूर जो कि पर्टिकुलर जिसमें आपके मैक्सिमम प्लेयर्स जो थे वो कहीं ना कहीं चोटिल थे, और आपके बेहतरीन जो खिलाड़ी थे कहीं ना कहीं बाहर थे। लेकिन जो जिद होती है ना, और ये जो कुछ कर गुजरने की जो इच्छा होती है, वो चीज ऐसी होती है जो पर्टिकुलर जो है आपसे कुछ भी करा सकती है। तो जब तक आपके अंदर ये जुनून नहीं है ना कि मेरे को वर्दी इस बार लेनी है और इस बार मेरे को सिलेक्शन लेना ही लेना है, तब तक आप तैयारी करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ेंगे लेकिन आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपने ये कसम खा ली कि सर हम इस तरह से बेहतरीन तरीके से मन लगा के प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे कि कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट इस बार हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आप अच्छे से लग के तैयारी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, और जम के जब तैयारी करेंगे ना तो कहते हैं किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। तो किस्मत को आपके साथ आना ही पड़ेगा, और किस्मत आपको जरूर जो है इस बार हरियाणा पुलिस के पेपर में जरूर सिलेक्शन दिलाएगी, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज में इलॉन मस्क साहब बहुत ज्यादा न्यूज में बने हुए थे, जो स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स के ओनर हैं, और रिसेंटली वो नंबर 1 बन गए थे, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन भी बन गए थे। और फिर से अब जेफ बेजोस ने उनको जो है थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया, बट कोई इशू नहीं। इलॉन मस्क का नाम इसलिए बहुत सामने आ रहा था क्योंकि इलॉन मस्क साहब ने अपनी जो है, किसको कहते हैं, विल पावर को बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया, और कई बार असफल होने के बाद भी उस बंदे ने अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल किया। और आपने नाम सुना होगा स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स इज द प्राइवेट ओनर कंपनी, एंड दिस कंपनी इज ओन्ड बाई एलॉन मस्क। एलॉन मस्क एलॉन मस्क के द्वारा ये कंपनी जो है एलॉन मस्क स्पेस एक्स, दिस वन इज स्पेस एक्स, इनकी कंपनी है। ये नासा के पास गए थे एलॉन मस्क साहब, इन्होंने नासा से कहा कि साहब हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं कि हम एक ऐसा स्पेस में रॉकेट लॉन्चर लॉन्च करेंगे कि वो स्पेस में जाएगा और स्पेस में सैटेलाइट्स वगैरह को ऊपर स्पेस में पहुंचा देगा, है ना। और नॉर्मली जो कोई स्पेस लॉन्च व्हीकल होता है वो जब सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाता है, ये आपके सैटेलाइट है, इसको कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं। जब कोई रॉकेट स्पेस में सैटेलाइट को पहुंचाता है तो रॉकेट फिर अलग हो जाता है, और फिर रॉकेट का जो पार्ट है वो कहीं ना कुछ स्पेस में कचरे के तौर पर घूमता रहता है या वापस समुद्र में गिर जाता है। रॉकेट दोबारा नहीं यूज होता। एक बार ये इसको लेके गया, सैटेलाइट को लेके गया या किसी को लेके गया, बाद में रॉकेट बेकार, फिर नया रॉकेट बनाई, फिर भेजिए। एलॉन मस्क साहब ने कहा कि हम सर एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहते हैं जिस पर सैटेलाइट को आप बैठा के भेजो, सैटेलाइट को भेज देगा और फिर वो रॉकेट वापस चलाएगा, और इस रॉकेट को फिर से आप दोबारा यूज करोगे। जैसे मेरे को दिल्ली में माल भेजना है, मैंने ट्रक के अंदर माल भर दिया और दिल्ली में भेज दिया, और ट्रक मेरा वापस आ गया, फिर से दोबारा माल भर के भेज दिया। वही काम ये करना चाहते थे। पहली बार इन्होंने रॉकेट लॉन्च किया, लॉन्च करते ही वही ब्लास्ट हो गया, मिशन फेल हो गया इनका, पहला पहला अटेम्प्ट फेल। दूसरा अटेम्प्ट इन्होंने ट्राई किया, थोड़ा सा ऊपर गया तो फिर हवा में ब्लास्ट हो गया, फिर से फेल। फिर उन्होंने अपनी बहुत सारी कंपनियों को गिरवी रख के बहुत सारा पैसा कर्ज में ले लिया, इनका खुद का घर था, खुद के घर को बेच दिया और किराए के मकान पर शिफ्ट हो गए, सारा पैसा फिर से झोंका। तीसरे अटेम्प्ट में फिर से जो है इनका रॉकेट जो है वो ब्लास्ट हो गया, तीसरा अटेम्प्ट इनका फेल रहा, और स्पेस में इनके रॉकेट गया तो लेकिन डिसलोकेट हो गया, स्पेस में हो गया। बस बंदे ने हार नहीं मानी, और फोर्थ अटेम्प्ट में ये बंदा पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, और इसने वो करके दिखाया जो दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई थी, नासा तक भी नहीं कर पाई थी। और इसने दुनिया का पहला रीयूजेबल रीयूजेबल रॉकेट लॉन्चर तैयार किया, रॉकेट लॉन्चर। तो इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी चीज के पीछे पड़ जाएं और आपको कोई ना कोई टारगेट पूरा करना है, उसके लिए आप अगर अच्छे से लग जाएं, सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा, अगर आपने ईमानदारी से लग के तैयारी की। इस बंदे ने शिद्दत से इसको चाहा था, तो इस बंदे को ये चीज मिली।
तो आपको भी यही अच्छे से तैयारी करना कि भाई कुछ भी हो जाए कसम खा लीजिए, है ना, कि भाई सिलेक्शन लेना है और इस बार हम सिलेक्शन जरूर लेके रहेंगे। और लीजो प्लेटफॉर्म हम लोगों की तरफ से जो है आपको पूरी मदद करेगा उसमें आपके टारगेट को अचीव करने में। और हम लोग बेहतरीन तरीके से आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ, आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको प्रिपरेशन जो है कराने में मदद करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग एक काम करते हैं। देखिए, मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल होगा वो पॉलिटी में मैं बेसिकली क्या करूंगा, आपको पहले कुछ पार्ट्स कवर अप कराऊंगा और हम चीजें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस का पढ़ने का क्या मतलब होता है, कई बार हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें चीजें हम जंप करते हैं। जंप करने का इन द सेंस क्या हो गया, जैसे संविधान वालों ने अगर संविधान बनाया है तो उनके दिमाग में जो सारी चीजें अच्छे से होंगी और उन्होंने सिस्टमेटिक सारी चीजों को अरेंज कर रखा है। जैसे पहले हम भारत के राज्यों के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद देश में नागरिकों के बारे में बात करेंगे, नागरिकता के बारे में बात होगी, फिर आएगा उसके बाद फंडामेंटल राइट्स आएगा, फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएंगे, फिर उसके बाद हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट होगा जिसमें हम पहले राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री आ जाएगा, फिर संसद वगैरह आ जाएगी, फिर बजट आ जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल आ जाएगा। इस तरह से सीक्वेंस में सेंट्रल के बाद स्टेट गवर्नमेंट हम पढ़ेंगे। तो जब आप सीक्वेंस में चीजें पढ़ोगे ना तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कुछ लोगों की आदत क्या होती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे जनरली ऐसा क्लास में हमें देखने को मिलता, मैंने शुरुआत के पहले आर्टिकल में कुछ लिखा कि भाई संसद इस तरह का काम कर सकती है और राष्ट्रपति का कहीं नाम आ गया, तो कुछ स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि सर वो राष्ट्रपति बताना कैसे हटाया जाता है, सर वो राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी मिलती है या राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। भाई जब राष्ट्रपति का नंबर आएगा तो राष्ट्रपति के बारे में हम सारी की सारी बातें पढ़ेंगे। और सपोज अगर मैं आपको राष्ट्रपति से मैं बताने लगूं और बीच में नहीं नाम कहीं आ गया प्रधानमंत्री का, तो फिर मैं प्रधानमंत्री शुरू कर दूंगा। बीच में कहीं नाम आ गया संसद का तो मैं संसद शुरू कर दूंगा। फिर आपको कभी चीजें नहीं समझ में आएंगी और सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने बेहतरीन तरीके से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चीजें बना रखी हैं, तो हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रपति का नंबर आएगा तो राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में एक एक पॉइंट्स हम सारे कवर करेंगे। उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसको हटाया कैसे जाता है, रहता कहाँ है, संसद भवन में राष्ट्रपति भवन का क्या काम होता है। रिसेंटली अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, नई संसद का भी निर्माण हो रहा है, तो कुछ अपडेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हम बेहतरीन तरीके से कवर अप करेंगे। बस आप अपना पेशेंस बनाए रखिएगा और बिल्कुल जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लीसो एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपको पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए आज हम थोड़ा सा बात करते हैं, आज हम एक पार्ट हम कोशिश करते हैं इसको अच्छे से समझते हैं। और पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या भाग 1 की मैं अगर बात करूं तो भाग 1 के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, भाग 1 की मैं अगर बात करूं तो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और याद रखिएगा क्लास की अच्छी बात यह होगी कि क्लास का मोड हमारा अंग्रेजी हिंदी दोनों होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कुछ ऐसे कहते हैं कि सर आप हिंदी में ही किसी ने करा दिया या फिर मेरे को अंग्रेजी में सर कुछ पढ़ना था समझ में नहीं आया। तो मैं कोशिश करूंगा आपको पॉलिटी की एक एक बातें जो है बाइलिंगुअल कराऊंगा अंग्रेजी हिंदी दोनों में, क्योंकि जो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था, संविधान तैयार किया गया था, दैट वाज इन इंग्लिश। उसका बाद में हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ। तो हम इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ते रहेंगे। आपको लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, आपको ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो वो जो है समझ में ना आए। ठीक है, तो हम दोनों भाषाओं में आराम से पढ़ेंगे। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र या राज्य क्षेत्र, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब ये हमारी किताब का पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि भी अपनी बुक के अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी होंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें पहले जो है भाग के अंदर अनुच्छेद 1 से आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 तक आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो संविधान के अंदर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको आर्टिकल 1 टू 4, 1 से 4 तक आपको देखने को मिलेंगे। और इन दिस विल कवर फ्रॉम आर्टिकल 1 टू 4, 1 2 3 4 जो शुरुआत के 4 आर्टिकल्स हैं वो आपके पार्ट 1 के अंदर कवर होते हैं, जिसमें कहा गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, दैट मीन्स इंडिया के बारे में यहाँ पर हम शुरुआत में डिस्कशन कर रहे हैं और इसके बारे में बताया गया। फ्रेंड्स थोड़ा सा ये भी बीच बीच में हम समझते रहेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि उस चीज को भी हमें अच्छे से याद रखना। कई बार पेपर में ना आपको भाग का नाम ही पूछ लिया जाता है कि भाग 1 में पार्ट 1 में है क्या, आप बस यही बता दो। तो ऑप्शन आपको कई सारे दिए रहेंगे। तो भाग 1 क्या है भाई, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। कई बार हम मोटे मोटे बड़े बड़े सारे आर्टिकल्स रट के चले जाते हैं और भागों के हम नाम ही भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा जो टोटल 22 पार्ट्स की या फिर 25 भाग की अगर मैं बात करूं, सारे भाग A to Z हम टिप्स पर रखेंगे, बेहतरीन तरीके से उसको तैयार करेंगे। तो कभी अगर एग्जाम में भाग का नाम, चैप्टर का नाम भी पूछ लिया जाए ना, तो वाला क्वेश्चन भी हम कवर कर लेंगे। कई बार एग्जामिनेशंस में आर्टिकल पूछा जाता है कि
पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, भाग 1 है, तो भाग 1 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक के बारे में बताया गया, इस तरह से क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन जनरली आगे के आर्टिकल्स के बारे में आता है, जैसे फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 12 से 35 तक बताया गया। तो आपको रेंज ऑफ द आर्टिकल्स भी पूछी जाती है, तो कई बार आपको रेंज भी याद रखना है। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दैट इज संघ है उसका राज्य क्षेत्र, और इसमें आर्टिकल 1 to 4 अनुच्छेद 1 से 4 तक हमें देखने को मिलता है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, लिखना कुछ नहीं है, ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हम लोगों की तरफ से ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, केवल आप ध्यान से सुनिए, अपना फोकस बनाए रखिए इस पर, बोर्ड पर, और देखिए इसको। चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 को हम लोग कह रहे हैं अनुच्छेद 1, मैंने इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया अनुच्छेद, है ना। आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स, पार्ट्स वगैरह, है ना। आज हम कुछ बेसिक पॉइंट्स अपने देख रहे हैं। तो आर्टिकल 1 में देखते हैं क्या है। देखिए आर्टिकल 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसको हम लोग कह रहे हैं फ्रेंड्स, इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या है फ्रेंड्स, संघ है, यूनियन है। कि कॉन्स्टिट्यूशन की दैट इज द फर्स्ट पॉइंट एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द दिस वन। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आर्टिकल 1 में फर्स्ट लाइन वी हैव मेंशन, ठीक। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है। देखिए इंडिया की अगर बात करें, भारत की अगर बात करें, तो हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों है, मतलब इंडिया को हम भारत भी कह सकते हैं और इंडिया भी कह सकते हैं। तो आर्टिकल 1 में साफ साफ ये बात बताई गई कि हमारे देश के दो नाम हैं ऑफिशियली जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमारे देश के दो नाम कौन कौन से हैं, इंडिया और भारत, ठीक है। तो चाहे मैं इंडिया कहूं चाहे भारत कहूं, कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि सर हम भारत माता की जय करते हैं, भारत भाग विधाता करते हैं, ऐसा सब कुछ करते हैं, कभी ये नहीं करते कि इंडिया माता की जय या इंडिया भाग विधाता। तो सर इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुनो ध्यान से देखो, संविधान वालों ने अनुच्छेद 1 में साफ साफ ये बता दिया है, इंडिया दैट इज भारत, जो इंडिया है वही भारत है, और दोनों का मतलब सेम है। तो इसलिए फालतू की पिटीशन उन लोगों ने भगा दिया वहां से, कोई बदलाव नहीं किया। और साफ साफ चूंकि अनुच्छेद 1 में लिखा ही हुआ है कि इंडिया और भारत दोनों चीजें एक ही हैं, तो इसलिए हमारे देश का नाम ये दोनों है। पूछा जाएगा क्या कहीं हिंदुस्तान मेंशन किया गया है, नहीं, हिंदुस्तान इज नॉट मेंशन इन ऑफिशियली। हिंदुस्तान हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अगर आप अनुच्छेद वाइज देखोगे या संविधान में देखोगे तो संविधान में उसका यूज नहीं किया गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। अगला कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा ऊपर इसको क्लियर कर देता हूँ, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना। बाकी भाई आप लोग स्मार्ट हो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, आराम से बैक किया है ना, फॉरवर्ड किया, आराम से कंटेंट हम देख सकते हैं, देयर विल बी नो इशू, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए अगर हम लोग बात करें तो इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। तो देखिए तीन तरह का जनरली सिस्टम आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक सिस्टम होता है आपका कन्फेडरल, कन्फेडरल प्रणाली को फ्रेंड्स हम कहते हैं परिसंघीय प्रणाली या परिसंघ प्रणाली, परिसंघीय प्रणाली या फिर परिसंघ प्रणाली। इसी तरह से हमको फ्रेंड्स एक देखने को मिलता है फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स संघ, याद रखिएगा। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। और तीसरे नंबर पे मैं अगर बात करूं तो द थर्ड वन इज यूनियन। यूनियन का भी मतलब फ्रेंड्स हिंदी में संघ होता है ना। अब आप देख लीजिए यहाँ हिंदी कितनी कंफ्यूजन हो गई कि संघ का मतलब यूनियन भी है और संघ का मतलब फेडरल भी है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनियन, दोनों में आखिर अंतर क्या है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए इसको समझते हैं। देखिए जनरली अगर हम सिंपली कन्फेडरल सिस्टम की बात करूं, जैसे मान लेते हैं मेरे को अपना घर बनवाना है, तो मैंने अपने घर बनवाने के लिए क्या किया, ईंटें मंगवाई, है ना, ट्रैक्टर वो ट्रॉली वगैरह कुछ बुक कर दिया और उससे कहा कि भाई ढेर सारी ईंटें मेरे घर पे ले आना। ईंटा मैंने मंगवा लिया। अब देखिए ध्यान से, जब ईंटा मैंने मंगवाया तो मैंने घर में 4-5 मजदूरों को लगा दिया और उनसे कहा कि भाई मेरे घर की वॉल या दीवार तैयार करो। तो उन्होंने क्या किया, मजदूर ज्यादा होशियार थे, कम काम करना पड़े, तो उन्होंने क्या किया, मेरे घर की दीवारों में इन ईंटों को एक के ऊपर एक रख के बस जोड़ दिया, कुछ नहीं किया है।
थोड़े से कामचोर टाइप के थे, एक के ऊपर एक ईंटों को बस रख दिया और कुछ नहीं जोड़ा यहाँ पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो ईंटें हैं, अगर मैं इनमें से किसी एक ब्रिक को या ईंटे को बाहर निकालना चाहूं तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ना मैंने इनमें सीमेंट लगा रखा है, ना मैंने इनमें प्लास्टर कर रखा, बस मैं केवल ईंटों को एक के ऊपर एक रखा है। सपोज मान लेते हैं ये जो ईंटें हैं ये आपके राज्य की तरह है, दीज आर स्टेट, ये आपके स्टेट है, राज्य हैं। ये ईंटें आपके क्या है? राज्य हैं, स्टेट है। तो देखिए, एक ऐसा देश जो राज्यों से मिलकर बना है, लेकिन राज्य बहुत ही आसानी से देश से टूट करके अलग हो सकते हैं। एक ऐसा कंट्री जिससे स्टेट्स इजीली जो है कंट्री से सेपरेट हो सकते, अलग हो सकते हैं, ऐसे देश के सिस्टम को हम कन्फेडरल सिस्टम या परिसंघीय प्रणाली कहते हैं। तो एक ऐसा देश जो कि राज्यों से मिलकर बना हो, लेकिन राज्य बहुत आसानी से देश से अगर अलग हो सकते हैं, तो आपके देश के सिस्टम को हम कन्फेडरल सिस्टम या परिसंघीय प्रणाली कहेंगे, है ना। तो आज की डेट में लगभग दुनिया के किसी देश में आपको कॉन्फेडरल सिस्टम नहीं देखने को मिलता। अगला नेक्स्ट वन। अब सोचिए इन्हीं ईंटों को मैं थोड़ा सा सीमेंट लगा के जोड़ दूं। बीच में मैंने क्या किया भाई, थोड़ा थोड़ा सीमेंट लगा दिया, मिस्त्री को हड़काया, खूब डांटा उसको, और उससे कहा भाई सीमेंट लगा के जोड़ो। ये तूने क्या कर रखा है, फालतू का काम कर रखा है, घर दीवार गिर जाएगी तो क्या होगा। ठीक, तो मैंने सीमेंट से जुड़वा दिया। अभी जब इन ईंटों को मैंने सीमेंट से जोड़ दिया, अब मैं इनमें से किसी एक ईंटे को अलग करना चाहूं तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ईंटा अभी भी अलग हो जाएगा, बट विल हैव टू गिव एक्स्ट्रा एफर्ट। तो मतलब एक ऐसा देश जो राज्यों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन राज्य को अलग होना है तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा देश से अलग होने के लिए। ऐसे देश के सिस्टम को फेडरल सिस्टम डायरेक्टली कहते हैं। जैसे यूएसए की अगर हम बात करें, अमेरिका इज अ फेडरल सिस्टम। आपने नाम सुना हो, यूएस का नाम पढ़िए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राज्यों से मिल करके संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य स्टेट मिल गए, स्टेट यूनाइट हो गए और आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तैयार हो गया। भारत के साथ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पहले भारत बना, फिर उसके बाद हमने स्टेट्स को डिवाइड कर रखा है। इंडिया के बारे में क्या भी हम आगे देखेंगे, इंडिया तो हमें पढ़ना ही है। तो यूएस का सिस्टम हो गया। अब देखिए, इन्हीं ईंटों को मैंने सीमेंट से जोड़ रखा, अब मैं बढ़िया से ऊपर से प्लास्टर करवा दूं। बढ़िया प्लास्टर कराया, पीओपी कराया, रंगाई पुताई करा दी, अब ये पूरा सिस्टम तैयार कर दिया। अब ये जो सिस्टम बन के तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड एज यूनियन। ये होता है यूनियन सिस्टम, एंड इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। मतलब भारत से राज्य एटी एड़ी जो चोटी तक का अगर जोर लगा लें तब भी भारत से अलग नहीं हो सकते। एग्जाम्पल आपके सामने, जम्मू कश्मीर ने बहुत मेहनत की कि भारत से हम अलग हो जाएं और एक अलग देश बना लें, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत से अलग नहीं हो पाया। भारत में राज्यों को, स्टेट्स को बहुत ही मजबूती से, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से यूनाइट करके रखा गया है। और स्टेट्स अगर इंडिया से अलग होना चाहिए, दे कांट सेसीड, दे कांट सेपरेट फ्रॉम इंडिया। कोई भी राज्य भारत का भारत से अलग नहीं हो सकता। आपको अंदर जो तोड़फोड़ मचानी हो मचा लो, राज्य में तोड़फोड़ मचानी है, नाम बदलना है, बाउंड्री बदलनी है, एरिया बदलना, कुछ भी कर लो, लेकिन भारत से कट के या भारत से अलग होकर अगर आप अपनी कंट्री बनाना चाहोगे ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या है? भारत राज्यों का संघ है। याद रखिए कि एग्जाम में ये आपको कई बार कंफ्यूज करने के लिए यूनियन वर्ड देगा और साथ ही साथ संघ वर्ड दे देगा। तो ऑप्शन में अगर आपको यूनियन और संघ शब्द दोनों मिल रहा है तो मेरे को ये बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यूनियन होगा, क्योंकि संघ का मतलब हिंदी में, फेडरल का मतलब भी संघ होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है, लेकिन हमारे लिए यहाँ संघ का मतलब क्या है? यूनियन वाला है। भारत राज्यों का संघ है। एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि फेडरल, कन्फेडरल और यूनियन सिस्टम, मतलब परिसंघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली और संघ में, इन दोनों संघ में कौन सा सिस्टम इसमें से सबसे मजबूत होता है? Which one of the following is the most strongest system in the world? दुनिया की सबसे मजबूत प्रणाली कौन सी है? तो यूनियन सिस्टम सबसे मजबूत या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम होता है। दिस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट मीन्स स्टेट्स अगर अलग होना चाहें, संविधान बनाने वाले उस समय कितने बेहतरीन थे, कितने होशियार थे, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना के गया कि आज भी हमारे देश से अगर कोई राज्य अलग होना चाहे, अलग नहीं हो सकता। सोचिए अगर संविधान वाले फेडरल वाला या कन्फेडरल सिस्टम बना के चले जाते, तो अपने देश में तो वैसे ही शुरुआत में इतना बवाल मचा हुआ था, है ना। हम लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अलग अलग चीज़ों के नाम पर लड़ते रहते हैं। तो हमारे देश से स्टेट्स ऑलरेडी बहुत सारे टूट चुके होते, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन वालों को थैंक्सफुल रहेंगे। हम पढ़ेंगे आगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह, भीमराव अम्बेडकर वगैरह, BN राव वगैरह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया और आपको एक ऐसा बेहतरीन संविधान दिया जिससे राज्य चाह के भी अलग नहीं हो सकते। तो पहले लाइन का मतलब याद रखिएगा, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, और इंडिया से स्टेट्स चाह के भी अलग नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई वी आर अ यूनियन, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं। संविधान वालों ने अनुच्छेद 1 में एक और बात लिखी या एक और बात रखी। यहां पर इन्होंने ये कहा
कि राज्यों का नाम या फिर राज्यों का नाम पहली अनुसूची में रखा जाएगा। राज्यों को ऐसे लिख लेते, राज्यों के नाम या राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, पहली अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, दैट मीन्स स्टेट्स विल बी इन शेड्यूल 1। शेड्यूल पढ़िए, शेड्यूल पढ़िए, बोथ आर द सेम। शेड्यूल 1 राज्यों के नाम पहली अनुसूची में रखा गया है। तो अनुच्छेद जो है आर्टिकल 1 में संविधान वालों ने ये कहा है कि हमारे देश में अगर आपको किसी राज्य को खोजना है, किसी स्टेट का नाम पता करना है, दैट मीन्स हरियाणा इज द पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट, हरियाणा भारत का राज्य है कि नहीं, अगर ये मेरे को चेक करना है तो संविधान वालों ने कहा है कि आपकी कॉल फॉरवर्ड कर दी जाएगी कहां पर, अनुसूची 1 में, शेड्यूल 1 में। तो मैं क्या करूंगा, अनुसूची 1 के पन्ने पलटूंगा और अनुसूची 1 में मेरे को देखने को मिलेगा कि वहां पर राज्यों के नाम मेंशन होंगे, वहां स्टेट्स के नेम आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई, हरियाणा स्टेट है, नाम मिल जाएगा, राजस्थान स्टेट है, नाम मिल जाएगा, पंजाब स्टेट है, नाम मिल जाएगा, यूपी स्टेट है, नाम मिल जाएगा, एमपी स्टेट है, नाम मिल जाएगा, यहाँ पर महाराष्ट्र भी है, नाम मिल जाएगा। नाउ द पॉइंट इज दिल्ली आएगा कि नहीं? दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी, अब तो लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, वो केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान वालों ने कहा कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया, दिल्ली बेचारा नाराज हो गया, चंडीगढ़ बेचारा सोच रहा अपना तो नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने यूनियन टेरिटरी का तो नाम नहीं लिया है, इन्होंने नाम किसका लिया, राज्य का। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो संविधान वालों ने एक और बात से साफ साफ क्लियर की। क्या क्लियर किया, मैं यहां मेंशन करता हूं। संविधान वालों ने आर्टिकल 1 में एक और बात लिख दी। एक और बात ये लिखी कि भारत में राज्य जो है वो 3 तरह के होंगे। इन इंडिया देयर विल बी 3 टाइप ऑफ स्टेट्स। और इसी में एक और बात संविधान वालों ने जोड़ी कि भारत में 3 तरह के राज्य होंगे। इन इंडिया there will be in India there will be 3 type of states। भारत में आपको 3 तरह के राज्य देखने को मिलेंगे। अब यहां इन्होंने झगड़ा शांत करा दिया, कैसे देखिए, इन्होंने कहा 3 तरह के राज्य होंगे। एक तो होगा कंप्लीट स्टेट, जिसको हम राज्य कहते हैं पूरी तरह से, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, राज्य उसका नाम लिखा जाएगा। दूसरा यहां पर होगा यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए इन्होंने कैसे मैटर को शांत करा दिया। जो यूनियन टेरिटरी है वो भी एक स्टेट की तरह ही है, तो इसका मतलब अब इसका भी नाम आ जाएगा। दिल्ली चंडीगढ़ की जो परेशानी थी वो सॉल्व हो गई। तीसरा क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान वालों ने कहा हमारे पास एक तीसरा कॉलम होगा अर्न्ड स्टेट का, एंड अर्न्ड स्टेट इज कॉल्ड एज अर्जित राज्य। अब ये क्या होता है, भारत अगर किसी बाहर की टेरिटरी पर कब्जा कर ले, किसी दूसरे देश को भारत में मिला ले, या अगर हम किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लें, तो उसका नाम हम अर्न्ड स्टेट, अर्जित राज्य में रखेंगे। जैसे पाकिस्तान वाले बड़ा हल्ला काटते रहते हैं, इनको जम्मू कश्मीर चाहिए, और हम पूरा पता चला पाकिस्तान को ही भारत में मिला लें, तो पाकिस्तान विल बी अ पार्ट ऑफ अर्न्ड स्टेट, सो रात हम उसको अर्न्ड स्टेट कहेंगे। ऐसे ही हमारे देश में एक स्टेट था सिक्किम। सिक्किम की अगर बात करें, इन स्टार्टिंग सिक्किम वाज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, सिक्किम एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। लेकिन 16 मई 1975 को कॉन्स्टिट्यूशन के 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हमने सिक्किम को भारत का एक इंटीग्रल पार्ट बना लिया और सिक्किम को हमने भारत में जोड़ लिया। कल को चाइना बहुत हल्ला काटता है कि हम लद्दाख के पास ये करेंगे वो करेंगे, और नेपाल आजकल उनका बड़ा चमचा जैसे बना हुआ है, हम पता चला नेपाल को ही भारत में मिला लिए, तो नेपाल का नाम कहाँ आ जाएगा, अर्न्ड स्टेट के तौर पर आ जाएगा। हम भूटान को मिला लें, अर्न्ड स्टेट, श्रीलंका को मिला लें, अर्न्ड स्टेट। तो संविधान वालों ने देखिए एक कॉलम खाली छोड़ दिया, अगर बाहर से कुछ मौका मिले तो बिल्कुल चूकिएगा नहीं, है ना, और आपदा को अवसर में बदल दीजिएगा। जैसे नरेंद्र मोदी साहब हमें इस बात को काफी कह रहे हैं। ठीक, तो ये अर्न्ड स्टेट है। तो दैट इज ऑल अबाउट आर्टिकल 1। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आर्टिकल 1 में संविधान वालों ने 3 बात कही है। पहला पॉइंट ये कहा है कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। और संघ का मतलब, यूनियन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा देश जिससे स्टेट्स जो है बहुत स्ट्रांग तरीके से जुड़े हों, मजबूती तरीके से जुड़े हों। राज्य अगर देश से अलग होना चाहे तो वो देश से अलग ना हो सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन।
दूसरा पॉइंट ये कहा कि हमारे देश में राज्यों को पहली अनुसूची में रखा जाएगा। राज्यों के नाम कहाँ मिलेंगे? पहली अनुसूची में। तो कई बार एग्जाम में सीधे यही क्वेश्चन आता है, भारत में राज्यों को किस अनुसूची में रखा गया? ऑप्शन आपको मिलेगा अनुसूची 2, 5, 1, 4, 6 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो किसमें रखा गया? अनुसूची 1 में। भाई सीधी सी बात है, कोई किताब खरीदते हैं सबसे पहले तो अपना नाम लिखते हैं ना। अनुसूची 1 शुरू होगी तो क्या उसके पड़ोसी के नाम थोड़ी लिखेंगे? तो सबसे पहले यही बताएंगे ना भारत में कौन कौन से राज्य हैं, या इसमें हम मेंशन करेंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट। अब प्रॉब्लम ना हो तो इसमें यह भी बात हमने बता दी कि भारत में स्टेट्स को, राज्य को 3 कैटेगरी में, 3 टाइप के स्टेट्स में हमने मेंशन किया है, और 3 तरह के राज्य हमें आपको देखने को मिलेंगे। एक को हम लोग कह देंगे आपका स्टेट का दर्जा, दूसरे को हम कह देंगे यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, अंड स्टेट हम कहेंगे अर्जित राज्य। आगे चल के हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे कि आखिरकार यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाई जाती है, यूनियन टेरिटरी को बनाने का मोटिव क्या होता है, मकसद क्या होता है, क्योंकि इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। धारा 370 से 370 को खत्म करके जब नरेंद्र मोदी साहब चाहते अगर तो जम्मू कश्मीर को एक स्टेट का भी स्टेटस दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार उसको यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया, और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल सेकंड की। ठीक है, आर्टिकल सेकंड हम देखते हैं। आर्टिकल सेकंड आज हम पढ़ लेते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और बाकी जो है अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि लीसो प्लेटफॉर्म जो है एक बेहतरीन तरीके से आपको आने वाले समय में हरियाणा पुलिस की प्रिपरेशन कराएगा। और हरियाणा पुलिस के साथ साथ अगर आपका ग्राम सचिव का आपने फॉर्म भर रखा हो, जैसे आपको पता है कि ग्राम सचिव का पेपर कैंसिल हो गया था, तो ग्राम सचिव का भी पेपर अगर भी आपका बचा हुआ है तो ग्राम सचिव के पेपर में भी आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो एक बेहतरीन टीम जो है आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे। और लीसो एप्लीकेशन की जो जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आराम से डाउनलोड करिए। और फिर से वही बात, बर्गर से भी सस्ते दाम में आपको पर्टिकुलर कोर्स है, तो ये मत सोचिएगा क्वालिटी ऑफ कंटेंट कम होगी क्योंकि प्राइस कम है। प्राइस इसलिए है क्योंकि अभी बिल्कुल आप जो इनिशियल फेज में है और आपकी सरकारी नौकरी बिल्कुल आपके साथ हो, इसीलिए शुरुआत में जो है हम एक अफोर्डेबल कॉस्ट में जो है यहाँ पर कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल आप सभी लोगों का बेहतरीन तरीके से साथ चाहिए। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हो हम लोगों के, तो आप प्लीज जो है अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल शेयर करते रहिए, है ना, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल सेकंड की। आज हम थोड़े से 2 ही अनुच्छेद पढ़ेंगे, आर्टिकल सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है। एक तो हमें समझ में आ गया कि भाई भारत राज्यों का संघ है और राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, और इंडिया में 3 टाइप के स्टेट्स होंगे, जिसमें हमने बात किया एक कंप्लीट स्टेट होगा जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी वगैरह हो गया, और उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा यूनियन टेरिटरी का, और तीसरा ऑप्शन होगा हमारे पास अंडर स्टेट का। चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल 2 में क्या है। आर्टिकल 2 में कहा गया है संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से बाहर के किसी क्षेत्र को, भारत में मिला सकती है। by the prior information to President, a parliament can add any territory in India. This one is very important part. संसद राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से या प्रेसिडेंट की प्रायर इंफॉर्मेशन से बाहर के किसी एरिया को इंडिया में मिला सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, अनुच्छेद 2 में ये कहा जा रहा है अगर संसद चाहे, अगर पार्लियामेंट चाहे, तो बाहर के किसी टेरिटरी को हम इंडिया में मिला सकते हैं। मैंने आपको पहले आर्टिकल में बताया संविधान वालों ने तीसरा कॉलम खाली छोड़ रखा था, अर्न्ड स्टेट का, अर्जित राज्य का। अब मैंने अर्ड स्टेट का कॉलम छोड़ रखा है, तो दूसरे आर्टिकल में संविधान वालों ने ये पावर दे दी संसद को, पार्लियामेंट को, कि अगर पार्लियामेंट चाहे, संसद चाहे, तो बाहर के किसी एरिया को हम इंडिया के अंदर मिला सकते हैं। और इसमें एक और बात मेंशन है, राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से या राष्ट्रपति की पूर्व सूचना से। तो इसका थोड़ा सा मतलब समझिएगा क्या है, वैसे हम प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देखिए राष्ट्रपति की पूर्व सूचना का मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रपति साहब को हम पूर्व सूचना देंगे कि राष्ट्रपति साहब सुनिए, हम बाहर के किसी एरिया को इंडिया में मिलाने जा रहे हैं।
और इस चीज के लिए राष्ट्रपति साहब बाध्य होंगे और किसी बाहर के एरिया को मिला देंगे। राष्ट्रपति साहब इसमें मना नहीं करेंगे। क्यों नहीं मना करेंगे भाई? पहले ही आपको बता दिया था मिलाने जा रहे हैं और बाद में मिलाया, फिर आप कहोगे कैसे मिला लिया, तो हम कहेंगे पहले ही बता दिया था ना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप अपने कॉलेज के दिन याद करिए, कॉलेज के टाइम में जब आप प्रिंसिपल या डीन या डायरेक्टर के ऑफिस में जाते थे छुट्टी के लिए कि सर हम 10 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं या 10 दिन की लीव हमें चाहिए, घर में किसी भाई बहन की शादी पड़ी हुई है, तो अगला बोलता है कि नहीं 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 जाना है, तो हम कहते हैं कि सर देखो, हम आपको बताने आए हैं, आपसे पूछने नहीं आए हैं कि हम छुट्टी पर जाएं, हम आपको बताने आए हैं कि सर हम 10 दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं। आप हाँ कर देते हो तो अच्छी बात है, ना कर देते हो तो अच्छी बात, अपने तो छुट्टी पे जाएंगे। और जब छुट्टी से वापस आएंगे तो आप हल्ला मत काटिएगा कि क्यों चले गए थे, बताए नहीं। वो मैंने आपको पहले ही आके बता दिया था कि साहब हम छुट्टी पर जा रहे हैं। तो ऐसी ही कंडीशन होती है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट हमारे देश में केवल एक नॉमिनल हेड होता है, औपचारिक मुखिया होता है। एक्चुअल में जो रियल पावर होती है सारी, वो सारी की सारी रियल पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रधानमंत्री जी के पास। ठीक, तो राष्ट्रपति यहाँ पर जनरली बाउंड होता है। क्यों बाउंड होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारे बिल्स ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं और कुछ के लिए विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो सिंपल मेजोरिटी वाले जनरली काम होते हैं, उसमें प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति बाउंड रहता, बाध्य रहता है और उसको जो है वहां पर बिल में साइन करना पड़ता है। और राष्ट्रपति साहब ज्यादा हल्ला काटेंगे तो अपने पास इम्पीचमेंट प्रोसेस भी है, महाभियोग की प्रक्रिया भी है, जिससे संसद जो है राष्ट्रपति को ही हटा देगी। इसलिए राष्ट्रपति साहब को थोड़ा अपना भी ध्यान रखना रहता है, तो आराम से यहाँ कोई इशू नहीं होता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 2 में ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट, संसद अगर राष्ट्रपति को प्रायर इन्फॉर्म करके, राष्ट्रपति के पद का हम पूरा सम्मान करते हैं, उसको पूर्व सूचना दे करके हम बाहर के किसी एरिया को मिला सकते हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर अगर हम कोई भी काम करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो काम होता है आपका सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। देखिए फ्रेंड्स, साधारण बहुमत का मतलब होता 50% से थोड़ी सी ज्यादा सीटें या थोड़ा सा 50% से ज्यादा, है ना, 50% से थोड़ी सी ज्यादा सीटें। फॉर एग्जांपल, लोकसभा में हमारे पास टोटल 545 सीट्स हैं और 545 सीट्स का अगर आप हाफ करो तो 272 एंड हाफ बनता है, 272 बनता है। और आपको पता है कि जो सरकार पावर में आती है, अगर उसके पास 273 है तो 273 को हम बहुमत का आंकड़ा कहते हैं, 50% से थोड़ा सा ज्यादा। और जिसके पास 273 सीटें वो सरकार बना लेता है। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, 50% से थोड़ी सी ज्यादा सीटें। तो बहुत सारे बिल्स ऐसे होते हैं जो कि साधारण बहुमत से बात जो है लाए जाते हैं, और इसमें जो हमारा राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो राष्ट्रपति जनरली बाउंड होता है या फिर बाध्य होता है, और यहाँ पर जनरली विधेयक या बिल पर अपने साइन कर ही देता है, और यहाँ प्रेसिडेंट जनरली यहाँ पर क्या होगा, बाउंड होगा, बाध्य होता है। ठीक, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे स्पेशल बिल होते हैं जो कि हमारे यहाँ पर होते हैं स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी से बहुत सारे बिल्स पास होते हैं जिसके लिए हमें चाहिए होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। ठीक, और विशेष बहुमत की अगर बात करें तो स्पेशल मेजोरिटी होती है दैट इज 2/3 मेजोरिटी, टोटल सिटिंग की 2/3 मेजोरिटी। और 2/3 का मतलब फ्रेंड्स याद रखिएगा 66.66% सीट्स। तो अगर किसी बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जा रहा है तो उसके लिए 2/3 मतों की जरूरत पड़ती है। जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को अगर हमें हटाना है तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया होगी, उसको दोनों सदनों में हम 2/3 मेजोरिटी से, दोनों सदनों में हमारे जो है वोट जो है पास होने चाहिए इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए, फिर राष्ट्रपति हट पाएगा वहां से। तो बहुत सारी चीजों को संविधान वालों ने ऐसी जगह रखा है जिसको बदलने के लिए, जिसमें बदलाव करने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। और कुछ चीजें ऐसी जिनमें आप बहुत आसानी से सुधार कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, एंड दिस वन इज वन ऑफ देम। एक मैं आप प्रैक्टिकली एग्जांपल देखिएगा। जैसे हमारे घर में कई सारी वार्डरोब्स होंगी, कई सारी अलमीरा होंगी, कई सारी अलमारी होंगी। कुछ अलमारियों में हमारे कपड़े रखे होंगे, कुछ हमारे अलमारी में हमारे फुटवेयर से जूते वगैरह रखे होंगे, और कुछ अलमारी में हमारे हीरे जवाहरात, सोना, असरफियां, मोहरें, या फिर ऐसी कुछ चीजें, ज्वेलरीज वगैरह, मतलब आपकी बहुत कीमती चीजें वो रखी होंगी। अब जो हमारी कीमती चीजें जहां रखी, वो हमने कई सारे ताले लगा रखे हैं, कई सारे लॉक लगा रखे हैं। जहां पर जूते कपड़े वगैरह रखे हैं वहां लॉक लगाए तो नहीं, तो लगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो संविधान वालों ने भी यही चीज किया, ऐसा नहीं सब में ताला लगा कर रखो, सारी अलमारी में जूता भी निकालना तो पता 4 लॉक खोलना पड़े तब जूता निकले बाहर, ये नहीं है। तो सेम ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने क्या किया, ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा जो है जिनमें प्रॉब्लम नहीं है और उनमें साधारण तरीके से बदलाव करने के लिए यहाँ कर दिया गया। भाई आपको बजट पास कराना, सरकार को पैसे चाहिए बजट के लिए, अब उसके लिए भी लंबी चौड़ी प्रक्रिया कर दो, तो पता चला सरकार को बजट के लिए पैसा चाहिए, साल भर बाद उसको बेचारे को पैसा ही मिल रहा है, सरकार फिर कहाँ से काम करेगी। तो ऐसी चीजें जिनमें हम, जिनको हमें ज्यादा आसानी से जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये काम है।
हाँ, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। पता चला नरेंद्र मोदी साहब ने राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में ही बदलाव कर दिया। तो अगर ये सारे आपको काम करने हैं, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। और यहाँ प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर का भी प्रयोग कर सकता है। तो पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो वगैरह क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपको आर्टिकल 2 क्लियर है। इसे हम लोग आर्टिकल 3 देख लेते हैं, फिर बाकी के हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो उसमें कवर अप करेंगे। देखिए आर्टिकल 3 क्या है। आर्टिकल 3 में कहा गया है, सेम यही लाइन है, संसद राष्ट्रपति को प्रायर इंफॉर्मेशन से संसद अगर चाहे तो किसी स्टेट का, किसी राज्य का संसद चाहे तो नाम बदल सकती है, नेम चेंज कर सकती है, एरिया बदल सकती है, और कैन अल्टर द बाउंड्री, बाउंड्री बदल सकती है। तो संसद अगर चाहे तो किसी राज्य का भाई नाम बदल सकती है, उसका क्षेत्र या एरिया बदल सकती है, और उसकी बाउंड्री या फिर सीमा को बदल सकती है। और ये काम राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा, कि राष्ट्रपति साहब को बता देंगे कि राष्ट्रपति साहब हम इस स्टेट का नाम बदलने जा रहे हैं, या इसकी बाउंड्री को घटाना बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर हम कोई नया स्टेट जो है फ्रेम करना चाह रहे हैं। ये सारा काम जो है हम इसमें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार चाहे, अगर संसद चाहे, पार्लियामेंट चाहे कि हरियाणा का नाम सपोज हम हरिगढ़ कर दें, अच्छा हुआ नहीं, एक एग्जाम्पल मानते हैं, हरियाणा का नाम हम हरिगढ़ कर दें, तो क्वेश्चन ये है यहाँ पर, क्या हमको हरिगढ़ करने के लिए सेंट्रल लेवल पर आपकी संसद होती है, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे स्टेट में असेंबली में विधानसभा होती है, विधानमंडल के अंदर विधानसभा, विधान परिषद होता है, इसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि संसद अगर राज्य का नाम हरियाणा का बदलना चाहती है, तो इसके लिए अपने को खट्टर साहब से पूछना पड़ेगा कि नहीं। नरेंद्र मोदी साहब कहेंगे कि खट्टर साहब हरियाणा का नाम हरिगढ़ कर दें क्या, खट्टर साहब कहेंगे नहीं नहीं रहने दो, तो मोदी कहेंगे अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नहीं बदलें। क्या अपने को पूछना पड़ेगा क्या राज्य वालों से? देखते हैं, जब अपने लोग राष्ट्रपति को नहीं छोड़ रहे हैं और राष्ट्रपति को धमका के रखे हैं कि भाई देख हम बाहर के किसी एरिया को मिला सकते हैं, और इसमें भी हम यही लिख रहे हैं कि संसद राष्ट्रपति को प्रायर इन्फॉर्म कर कर किसी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा बदल सकता है। जब हम राष्ट्रपति को ही इन्फॉर्म कर दे रहे हैं और राष्ट्रपति को कह दे रहे हैं कि भाई ये काम कर रहे हैं हम और ये चीज फाइनल है, तुम मना मत करना, तो भाई राज्य सरकार वाले फिर क्या करेंगे? तो खट्टर साहब की कहाँ उसमें वैल्यू रहेगी? तो पार्लियामेंट अगर संसद चाहे तो राज्य उसमें हाँ करे या ना करे, राज्य से मेरे को मतलब नहीं। संसद अगर चाहे, पार्लियामेंट अगर चाह रहे, तो भाई किसी राज्य का नाम, बाउंड्री और एरिया बिल्कुल चेंज कर सकती है। द बेस्ट एग्जांपल इज 2014 में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ बिल पास किया कि आंध्र प्रदेश से कोई राज्य अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन तेलंगाना को अलग सरकार ने कर दिया और तेलंगाना को सरकार ने अलग राज्य बना दिया। ऐसे 2000 के समय में, सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया था, बिहार से झारखंड अलग हो गया था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ऐसे कई बार जो है राज्यों का यहाँ पर टूटना आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक में हमने क्या कहा, भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। राज्य टूट करके बाहर नहीं जा सकता, अंदर जो तोड़फोड़ मचानी मचा लो, बाहर कोई नहीं जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ राज्य जो है 3 तरह के होंगे और राज्यों को हमने पहली अनुसूची में रखा। दूसरे में हमने ये कहा है कि बाहर के किसी एरिया को आप इंडिया में मिला सकते हो, बाहर के किसी क्षेत्र को आप भारत में मिला सकते हो। संसद को बस राष्ट्रपति को एक प्रायर इन्फॉर्म कर देना, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दीजिए, और पार्लियामेंट बाहर के किसी एरिया को इंडिया में मिला सकती, और ये काम सिंपल मेजोरिटी से होता है। और आर्टिकल 3 में कहा गया, आपने जिनको अंदर मिला लिया है, अंदर कुछ तोड़फोड़ मचानी है, अंदर आपको कुछ चेंज करना है, नाम, बाउंड्री, एरिया, यू कैन चेंज दैट। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके जो सजेशंस हैं वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लीसो ऐप का एप्लीकेशन जो है वो पर्टिकुलर उसका लिंक दिया हुआ है, और जरूर डाउनलोड करिए उसको। 31 रुपीज में कोर्स है, बिल्कुल परचेज करिए, और ये कोर्स आपको आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। और बिल्कुल जैसा कि कोविड का टाइम चला, अब तो वैक्सीनेशन भी मिलने लगी है, अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए, और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है मास्क वगैरह लगाने की, उसको भी बिल्कुल फॉलो करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।